हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल जैकबोर्ड वाला। तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि वो सभी प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में हर बार आता है और उसी प्रश्न पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न के साथ स्टार्ट करें तो पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कल्पना आदर्श क्या है, मतलब यूटोपिया क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। इसको यदि बहुत ही सिंपल शब्द में बात करें तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कल्पना आदर्श का मतलब होता है एक इतने अच्छे समाज की कल्पना करना जिसका वास्तव में कभी भी सफल होना असंभव है, उसको हम लोग कहते हैं कल्पना आदर्श या तो फिर यूटोपिया। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें अगला प्रश्न पर, जो कि हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। ये प्रश्न भी आप लोगों का पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो 1815 की वियना संधि के उद्देश्य तो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना, मतलब नेपोलियन के द्वारा जितने भी नियम और कानून बनाए गए थे, जितने भी बदलाव किए गए थे, उन सभी बदलाव को क्या कर देना, खत्म कर देना, ये समाप्त कर देना। अगला हम लोगों को बोला गया है कि बुर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना। जो बुर्बो राजवंश थे, उन बुर्बो राजवंश को पुनः सत्ता में बहाल करना इसका उद्देश्य था। तो वियना संधि के दो उद्देश्य आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहला और ये दूसरा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न पर, जो हम लोगों को पूछा जाता है कि समूह 77 से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो कह रहा है कि 50 और 60 के दशक, मतलब 1950 और 60 के दशक में कह रहा है कि विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बना लिया जो G77 का नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कह रहा है कि 1950 और 60 के दशक में यदि बात करें तो विकासशील देश जो थे उनको पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, मतलब पश्चिमी देशों ने जो तेज विकास किया तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपना एक नया समूह बना लिया जिसका नाम दिया गया G77। एक सिंपल शब्द में बात करें तो G77 जो है 77 देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य था अपने अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आया है कि नहर बस्ती किसे कहा जाता है। यदि हम लोग बात करें नहर बस्ती किसे कहा जाता है तो इन्हें क्यों और कहाँ स्थापित किया गया, तो कह रहा है कि पंजाब की अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। यदि हम लोग बात करें पंजाब की अर्ध रेगिस्तानी परती जमीन जो थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया और देखते ही देखते बंजर भूमियां नहरी बस्तियों में बदल गई। और यदि हम लोग बात करें तो जहां गेहूं और कपास आदि फसलें खूब होती थी या होने लगी। अब यदि इसको हम लोग बहुत सिंपल शब्द में समझने का प्रयास करें तो देखिए, अंग्रेज जो थे जब पंजाब में पहुंचे तो पंजाब में जाकर के उन्होंने देखा कि भूमि बहुत उपजाऊ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर सिंचाई का। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि नहरों का जाल बिछा दिया गया ताकि उस नहर का उपयोग करके सिंचाई किया जा सके। और उसके बाद फिर उस नहर के किनारे किनारे गांव बसाया गया, लोगों को बसाया गया और देखते ही देखते क्या हुआ, वो पूरी तरीके से बस्ती के रूप में परिवर्तित हो गया और इसी को कहा गया नहर बस्ती। ठीक है, चलिए अब आगे यदि बात करें तो जो प्रश्न हम लोगों का पूछा जाता है वो है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। तो राष्ट्रवादी संघर्ष में बहुत सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यदि बात करें राष्ट्रवादी संघर्ष जो हुआ था उसमें महिलाओं ने क्या किया था, अपना बहुत अहम भूमिका निभाया था। कह रहा है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद रहा। देखिए, महिलाओं ने क्या किया, राष्ट्रवादी संघर्ष जो था उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, परंतु महिलाओं को उदारवादी जो आंदोलन के अंदर में यदि बात करें महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद रहा। मतलब ये विवाद बना रहा कि क्या महिलाओं को अभी भी अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग तो कह रहे हैं कि महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ किए। तो महिलाओं ने क्या किया, तो राजनीतिक संगठन स्थापित किया, अखबार शुरू किया अपने लिए, उसके बाद राजनीतिक बैठक में भाग लिया। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है कि परिणाम ये हुआ कि महिला अधिकारों की प्रगति, उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। और उसके बाद फिर जाकर के जो उदारवादी लोग थे तो उन लोगों का
दिमाग परिवर्तन हुआ, उन लोगों का सोच परिवर्तन हुआ और अंत में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अधिकार दिया गया। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोगों का एक प्रश्न जो है वो भी पूछा जाता है बहुत बार कि खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें लॉन्ग में बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर कर ही दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें पैसा नहीं लगता है। खैर, तो यदि हम लोग बात करें खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। पहला विश्व युद्ध में बात करें तो ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। और उसके बाद ये एक अफवाह फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता जो खलीफा जिसको कहा जाता था, तो उसको ऑटोमन साम्राज्य पर क्या किया जाएगा, एक बहुत सख्ती से शांति संधि थोपी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर कह रहा है हम लोगों को कि खलीफा के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। उसी के साथ कह रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको अली बंधु के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ वार्तालाप की। और उन लोगों ने इसके लिए क्या किया कि महात्मा गांधी जी के साथ इस मुद्दे को लेकर के आए और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ यदि बात करें तो सितंबर 1920 में महात्मा गांधी सहित दूसरे नेताओं ने यह बात मान ली कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और राजस्व के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर जाकर के सितंबर 1920 में महात्मा गांधी सहित दूसरे और भी जो नेता थे उन लोगों ने मान लिया कि वास्तव में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। समर्थन इसलिए करना चाहते थे वो लोग क्योंकि ये सभी जो है, यदि ऑटोमन साम्राज्य पर बात करें तो उस पर भी अंग्रेजों ने ही कब्जा किया था और भारत में भी, और इसी के विरोध के लिए जो है ये सब किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।